हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट अपने CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आई हूँ वो आदिकाल से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर के आई हूँ। तो आप में जो है मेरे साथ साथ में इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए चलिएगा और वीडियो के अंत में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे हैं, कितना स्कोर आपका बनता है। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है। तो भला हुआ जू मारिया बहिनी मारा कंतु लज्जेजू लज्जेजू तू बहिसी आहू जई भरगा भरू एंतु। तो इसका जो तात्पर्य है, ये जो हमें कथन दिया गया है, इसका तात्पर्य क्या है। तो आपको जो है इन ऑप्शनों को देखते हुए मुझे बताइए कि आपका जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। आप प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। हे बहना, बहुत अच्छा हुआ जो मेरा जो कंठ है वो मारा गया। और हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। अगर मेरा पति युद्ध में पीठ दिखाकर भाग कर आता तो वो मेरे लिए लज्जा की बात होती, लेकिन क्या है, वो युद्ध में मारे गए हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं सखियों में लज्जित होने से बच गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें। तो हमारा अगला प्रश्न है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, आप वो उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा ए, रेवा तट पर मृग्या के लिए। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ देखें। तो हमारा अगला प्रश्न है, गौरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। तो ये हमें एक पहेली पूछी गई है। तो इस पहेली का सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अरहर की दाल। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें। तो विद्यापति की जो पदावली है उसमें वर्णित विषय क्या है, यानी कि उस रचना के अंतर्गत किस विषय को वर्णित किया गया है, किस विषय का वर्णन किया गया है। तो राजनीतिक द्वंद्व का या फिर वह संधि का, पुरुष परीक्षा का या फिर अनमेल विवाह का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप ऑप्शन को देखते हुए बताइए कि ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या फिर डी ठीक है। तो आप उत्तर दीजिए इसका।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा सी। वह संधि और अनमेल विवाह विद्यापति की पदावली में वर्णित विषय है। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जी गवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर वह नार। तो ये एक पहेली है। इस पहेली का सही उत्तर क्या है, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा आग। अब हम आगे देखें तो अगला प्रश्न है कि रेवा तट में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है। ये हमें जो है जो इसके अंतर इनसे संबंधित बातें दी गई हैं। तो आपको ऑप्शन को देखते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए ठीक रहेगा, बी ठीक रहेगा, सी ठीक रहेगा या फिर डी ठीक रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी। गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया और सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेज दिया। अब हम आगे देखें। अगला प्रश्न है रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासों के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रवरदाई ने कवित संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए गए कवित के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित संज्ञक वे छंद हैं, तो आप बताइए क्या है। सवैया है, धनाक्षरी है, रोला है या फिर छप्पे है। तो आप इसका सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा छप्पे। अब आगे देखें तो कीर्तिलता की जो भाषा है वो क्या है, यानी कि जो कीर्तिलता ये जो विद्यापति की जो रचना है, विद्यापति ने इस रचना को किस भाषा में लिखा था। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा। अवहट रहेगा, अपभ्रंश, मैथिली या फिर ब्रज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अवहट। विद्यापति ने जो कीर्तिलता जो रचना थी वो अवहट भाषा में लिखी थी। अब हम आगे देखें तो आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा का प्रयोग अपनी रचना में किया है। अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कुतुबन ने या फिर मंझन ने। तो इसमें से सही उत्तर क्या रहेगा, आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अब्दुल रहमान। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जो आला है वो किस ऋतु में गाया जाता है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा वर्षा ऋतु। जो आला है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक तरफ जो है हमें रचनाएं दी गई है और दूसरी तरफ उनके रचयिताओं के नाम दिए गए हैं। तो आपको जो है ऑप्शन का देखते हुए आप बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? जैसे कुमार रासो है, ये किसकी रचना है? दलपत विजय की। परमाल रासो जगनिक की। बीसल देव रासो नरपति नल्हा की। और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए रहेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो अभिनव नाम है वो किस लेखक को दिया गया है या किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई को, विद्यापति को, पुष्पदंत को या फिर जगनिक को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे देखें तो किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? बौद्ध और सिद्ध, रासक परंपरा के कवि, संत कवि या फिर जैन मुनि? तो इसका क्या उत्तर रहेगा, आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बौद्ध और सिद्ध। बौद्ध और जो सिद्ध हैं, कवि हैं हमारे, उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अब हम आगे देखें तो एक तरफ जो है हमें रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उनकी भाषाएं दी गई हैं कि वो किस भाषा में लिखी गई हैं। तो इनका मिलान करते हुए बताइए कि इनका सही उत्तर क्या रहेगा? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा? परमाल रासो, ये जो रचना वो किस भाषा में है? अपभ्रंश में। चर्या गीत संध्या भाषा में। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में। और पृथ्वीराज रासो ये हिंदवी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए रहेगा। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव है वो कब माना गया है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अवस्था जो अपभ्रंश है उससे, या फिर पाली से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से। अब हम आगे देखें तो अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा स्वयंभू। अब हम आगे देखें तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए। पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या फिर पद्मावत? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा पृथ्वीराज रासो। अब हम आगे देखें तो आदिकालीन साहित्य में वीर रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आप सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डिंगल भाषा रहेगा। आदिकालीन साहित्य में जो वीर रस की जो रचनाएं थी उसमें प्रायः डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब हम आगे देखें तो शब्दानुशासन जो रचना है वो उसके लेखक कौन है?
रामचंद्र शुक्ल है, हेमचंद्र है, सरहापाद है या फिर स्वयंभू है। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो जो हेमचंद्र है वो शब्दानुशासन के लेखक हैं। अब हम आगे देखें तो खालिक बारी जो ये रचना है वो किसकी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा, जो खालिक बारी रचना है वो अमीर खुसरो की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इसमें से बताना है कि ये हमें एक तरफ जो है रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके जो है लेखक दिए गए हैं। तो इनमें से बताना है कि इसमें से जो संगत युग्म कौन सा है, जो सबसे सही जोड़ा कौन सा है। तो आप उसका प्रश्न का उत्तर देते हुए बताइए कि ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या फिर डी ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के लेखक कौन है, तो नरपति नालाहा है। अब हम आगे देखें तो अगला प्रश्न है कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है। हरियाणवी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से, अवधी साहित्य से या फिर मैथिली साहित्य से। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा राजस्थानी साहित्य। डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। अब हम आगे देखें तो अगला क्या है कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति है रसायन से किसने मानी है। गारसद ताशी ने, पंडित रामनारायण दुगड़ ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हरप्रसाद शास्त्री ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रसायन शब्द से मानी है। अब हम आगे देखें तो अगला प्रश्न है कि आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। नीचे जो है हमें रचनाएं दी गई हैं और उनका क्रम देखते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो भारतेश्वरी बाहुबली रास इसका जो समय वो कितना है 1184। स्थूलीभद्र रास का 1209। नेमिनाथ रास का 1213। तो इस प्रकार से और संगीत रत्नाकर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए रहेगा। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं। 18वीं शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी के फिर या 11वीं शताब्दी के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 10वीं शताब्दी। अब आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से जो रचनाएं दी गई हैं, कृतियाँ दी गई हैं, उनका अनुक्रम बताना है। तो कि पहले कौन सी आएगी, फिर बाद में कौन सी है, उसके बाद में कौन सी है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए।
कुवलय माला कथा, राहुल वेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण और फिर वर्ण रत्नाकर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो एक तरफ जो है हमें रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके जो है रचनाकार दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इनको देखते हुए बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए ठीक रहेगा, बी ठीक रहेगा, सी ठीक रहेगा या फिर डी ठीक रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा ए। ज्योतिश्वरी ठाकुर, वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नालहा, ये किसका है, बीसल देव रासो का। और रोड कवि राहुल वेल। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है गोरखबानी, इसके संपादक कौन है। रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, श्याम सुंदर दास है या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर पीताम्बर दत्त बर्थवाल रहेगा। अब आगे देखें तो सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये जो उक्ति है ये किसकी है, अमीर खुसरो की है, कबीर दास की है, दादू दयाल की है या फिर रहीम दास की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अमीर खुसरो रहेगा। अब आगे देखें तो अगला प्रश्न है खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है, ये क्या है। पहेलियों का संकलन है, कहूँ मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है या फिर मनोरंजन परक रचना है। तो इसमें क्या है, तो इसका सही उत्तर बताइए कि आपका सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा फारसी हिंदी शब्दकोश। खुसरो की जो रचना है खालिक बारी, ये क्या है, एक फारसी और हिंदी शब्दकोश है। अब आगे देखें तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली का जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। तो किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आनंद कुमार स्वामी ने, शिव प्रसाद सिंह ने या फिर राम वृक्ष बैरीपुरी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आनंद कुमार स्वामी। अब आगे देखें तो अगला प्रश्न है हमारा कि हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है। स्वयंभू पर, घाघ भड्डरी पर, गोरखनाथ पर, फिर या अब अदहमान पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा सी, गोरखनाथ पर। आगे देखें तो काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए और कहें, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए ठीक रहेगा, बी ठीक रहेगा, सी ठीक रहेगा या फिर डी ठीक रहेगा।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी, परमचर्यो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, फिर चंदनबाला रास। आगे देखें तो अगला प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है इसका विषय क्या है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का विषय क्या है, तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पुराण है, प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है, या फिर ये व्याकरण है। तो ये जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है वो क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। अब आगे देखिए तो अगला प्रश्न है कि 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा कवि है जो 8वीं शताब्दी का नहीं है। सरहपाद नहीं है, हेमचंद्र नहीं है, सबरपा नहीं है, या फिर स्वयंभू नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, हेमचंद्र जो है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। अब आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि मैथिली का प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो कौन सा है। मैथिली भाषा में लिखा हुआ सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, या फिर ज्ञानेश्वरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा वर्ण रत्नाकर। अब आगे देखें तो अगला प्रश्न है बोधगान ओ दोहा, इसका जो संपादन है वो किसने किया था। राहुल शाकिरतैन ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद्र बागची ने, या फिर हरप्रसाद शास्त्री ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हरप्रसाद शास्त्री। बोधगान और दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। अब आगे देखें तो अगला प्रश्न है कि दोहा या फिर दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अपभ्रंश। जो दोहा या फिर दोहा है वो अपभ्रंश भाषा का सबसे लोकप्रिय छंद है। अब आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि कबीर की उपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किस आलोचक का है। जॉर्ज ग्रियर्सन का है, मिश्र बंधु का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि कबीर की उपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है संदेश हट सचिथ्य रड पढ़ मह कहनु न जाई जे कालांगुली मूड डऊ सो बाहिड़ी समाई। तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। विमल सूरी है, अदहमान है, हेमचंद्र है, फिर या फिर दामोदर भट्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अदहमान। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक तरफ हमें रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तो इनका मिलान करते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, या फिर डी ठीक रहेगा। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा बी,
जय मयंक जस चंद्रिका, ये किसका है? पुष्पदंत का। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का। सर्वकाचार, ये देवसेन का। और नेमिनाथ रास, ये किसका है? सुमति मणि का। सुमति गणी आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि हमें जो रचनाएं दी गई हैं तो उनको बताना कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम क्या रहेगा। तो ऑप्शन में बताइए, ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या फिर डी ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, सर्वकाचार, फिर भारतेश्वरी बाहुबली रास, फिर चंदनबाला रास और फिर रेवंतगिरी रास। अब हम अगला प्रश्न अपना देखें तो रचना काल की दृष्टि से जो नीचे कृतियाँ दी गई हैं, रचनाएं दी गई हैं, तो उनका सही अनुक्रम बताते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी ठीक रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोहा कोश, फिर सर्वकाचार, फिर संदेश रासक, फिर कीर्तिलता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए रहेगा। अब हम आगे देखें तो अगला प्रश्न है कि संत मत के अलावा जो शब्द यानी कि शब्द जो प्रचलन है वो किस पंथ में हुआ था? सिद्ध में, जैन में, नाथ में या फिर सखी संप्रदाय में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा नाथ। अब हम आगे देखें तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक तरफ हमें पात्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमें जो है रचनाएं दी गई हैं। तो आप बताइए कि इस प्रश्न में मिलान करते हुए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, चंदा चंदायान की नायिका है, नागमती पद्मावत की, राजमती जो है वो बीसल देव की, और मालवणी किसकी है? ढोला मारूरा दूहा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा ए। अब हम अगला प्रश्न अपना देखें तो अगला प्रश्न है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की बाणियाँ, कृष्ण भक्तिया रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैद्य भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदुओं के कवियों के रोमांस और रीति काव्य ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। तो ये जो कथन है वो किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है या फिर राहुल शाकिर्तैन का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो ये जो कथन है वो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि कुंडलियों में उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? आप उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा नाद, कि कुंडलियों में उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसको नाद कहा जाता है। अब हम अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक तरफ जो हमें रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ हमें रचनाकार दिए गए हैं, और मिलान करते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा,
बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा? जो प्रबंध चिंतामणि है वो किसका है? जैन आचार्य मेरुतुंग का। उसके बाद रणमल छंद श्रीधर का है। जयचंद प्रकाश किसका है? ये भट्ट केदार का। और जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि का। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि जो पुरुष परीक्षा है वो किस कवि की रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि ये प्रश्न जो है किसका है। इसका पर तो आप सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या फिर डी ठीक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विद्यापति। जो पुरुष परीक्षा है वो विद्यापति की रचना है। अब हम अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा लेखक है, कौन सा विद्वान है जिसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी ठीक रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो इन्होंने जो सर्वथा पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना है। अब हम आगे देखें तो हमारा अगला प्रश्न और कहें तो इस आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और वो है रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है कि इसमें सही अनुक्रम क्या है, पहले कौन सी आएगी उसके बाद कौन सी आएगी? तो ऑप्शन को देखते हुए बताइए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी ठीक रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए। पहले कीर्तिलता, फिर भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और फिर कीर्ति पताका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए है। तो आज के लिए जो है इतना ही। आज जो है हमने अपने आदिकाल से संबंधित 50 प्रश्न किए हैं। कल फिर हम फिर से मिलेंगे और फिर कल मैं जो है अगले 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। आप सभी को मेरी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी है तो वो इन सीरीज़ के ज़रिए जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आप के जो स्कोर है वो कितने बने हैं, आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं। तो मिलते हैं हम अपनी कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।